इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q। दो पॉइंट्स हमने ले लिए हाइपरबोला में P और Q, और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स P अल्फा एंड Q बीटा। P अल्फा का मतलब क्या है? जो एंगल हम कंसीडर करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में वो अल्फा लेंगे, और Q का मतलब Q के साथ जो बीटा दिया हुआ है उसमें हम जो एंगल लेंगे वो बीटा के टर्म में लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होते हैं? हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a sec अल्फा कॉमा b tan अल्फा। तो a sec थीटा b tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह अल्फा ले लेना है और एक दूसरे में थीटा की जगह पे बीटा ले लेना। तो p अल्फा का मतलब क्या हो गया? p अल्फा का मतलब हुआ p ब्रैकेट में a sec अल्फा कॉमा b tan अल्फा, और q ऑफ बीटा का मतलब क्या हुआ? q ब्रैकेट में जो कोऑर्डिनेट है वो a sec बीटा कॉमा b tan बीटा। एक हाइपरबोला हमको गिवन होगा, उसके कॉर्ड की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो ये हमारा हाइपरबोला हो गया। ये यहाँ पर कोई पॉइंट P है और एक कोई पॉइंट यहाँ पर Q है, कहीं पर भी ले सकते हैं। अल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। P और Q दो पॉइंट हो गए, ये P अल्फा हो गया और ये Q बीटा हो गया। तो इक्वेशन ऑफ PQ, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको सॉल्व करेंगे टू पॉइंट फॉर्म लगा के। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इक्वेशन ऑफ PQ कैसे मिलेगा? y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको x1 y1 और x2 y2 जब आप पुट करेंगे पूरा और सॉल्व कर, इस तरह का काम हमने किया हुआ है। कहाँ पर किया है? एलिप्स में किया है, जहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट लिए थे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। वही सेम मेथड से ऐसे ही करना है, साइन कॉस में ब्रेक करके टेन और सेक को 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस करके पूरा सॉल्व करने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक आपको लाना है। और फार्मूला होता है x अपॉन a कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस y अपॉन b साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 x अपॉन a कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 y अपॉन b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। थोड़ा सा चेंज आ जाता है उसमें, दोनों में अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है, इसमें यहाँ पर एक में अल्फ़ा बाई 2 और एक में अल्फ़ा प्लस बीटा और एक में अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये यहाँ तक पहुँचना है आपको और आप सब पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो फिर हम इजीली यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है आपकी ड्यूटी। फॉर्मूला ये है, ये हमें याद रखना, ठीक है। x अपॉन ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 y अपॉन बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब इसी से रिलेटेड जैसे हमने ये एलिप्स में किया था, वैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने सेम किया हुआ था। मैं क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ही करना है। क्या था क्वेश्चन? लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन था हमारा इफ़ a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, इफ़ a sec थीटा कॉमा b tan थीटा and a sec phi comma b tan phi, a sec phi comma b tan phi are the ends of focal chord,
आर द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड? Are the ends of focal chord of x square upon a square minus y square upon b square equal to 1? Then prove that tan theta by 2 into tan phi by 2 equal to 1 minus e upon 1 plus e. ठीक है ना, जेई में इस टाइप का सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी, तो ये आपका SW हो जाएगा। एलिप्स में हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ। क्या करेंगे, पहले x1 y1 x2 y2 हमको पता है, ये ऊपर जो इक्वेशन हमें दिख रही है इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, इसमें ये भी है एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, इसमें बोला है ना कि ये जो है वो एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड है, तो इसका मतलब एक बात तो इन्होंने बता दी कि ये कहाँ से पास करेगी। अगर ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो पहले तो ये दोनों को जो है हमें 2 पॉइंट फॉर्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं, फार्मूला अगर हमें पता है तो हम यहाँ रख देंगे और इसको फोकस से पास करा देंगे, क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो ये फोकस से पास हुई होगी, तो AE, 0 में सेटिस्फाई करा देंगे। और जैसे ही आप AE, 0 से सेटिस्फाई कराओगे E की वैल्यू आ जाएगी और फिर E के अपॉन में 1 करके और उधर कॉस और कॉस को अपॉन में लेके कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो रूल जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सेम आंसर यही आएगा। मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एलिप्स में हमने सेम क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप ज़रूर उसको देखें, टाइम वेस्टिंग है इसको बताना। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम? ओके, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा इसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम ये कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है और दूसरा हमने उसके बारे में भी किया हुआ है। जो क्वेश्चन है सेम बिल्कुल ऐसे ही था, E-1 E+1 करके सेम क्वेश्चन है। आप चाहें तो एलिप्स में देख सकते हो। एलिप्स अगर हमने अच्छे से तैयार किया है, हाइपरबोला में कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं। सारे फॉर्मूले लगभग, सारे कॉन्सेप्ट लगभग, सब तो नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग जी है वही सारी चीज़ें मिलने वाली है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स की, टेंजेंट्स की इक्वेशन। ये मान के चल रहे हैं कि हमें पता है, कितनी बार हम कर चुके हैं, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, यही तीनों हैं बस। नॉर्मल्स की थोड़ी अलग बनती है तो वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, एट पॉइंट, बल्कि हम ये तीनों एक साथ लिख रहे हैं तो हम पहले ये पॉइंट फॉर्म ना लिख के लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स में अब हम इसमें तीनों फॉर्म लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इसमें हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। पॉइंट फॉर्म ऐसी तो होती है, तो पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, एक पॉइंट हमको गिवन होगा x1 y1 और हमें हाइपरबोला की नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। ये हमारा हाइपरबोला हो गया, कोई पॉइंट P हमको गिवन है, ये इसकी टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल की इक्वेशन हमको बतानी है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट की बता देता हूँ, यही बार मैं वैसे बात कर चुके हैं टेंजेंट की कई बार। इक्वेशन जो है वो x² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x² को x(x)1 में, y² को y(y)1 में इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, टी की इक्वेशन। ये कोई पॉइंट जो यहाँ पर है वो हमको गिवन है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1, y1।
ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई हमको, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये टेंजेंट हो गई। तो नॉर्मल कैसे मिलेगा? तो टेंजेंट की जो इक्वेशन आई है उससे हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, कई बार ये काम भी कर चुके हैं। टेंजेंट को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे, और जब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगी तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये वैल्यू आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये हमने पहले भी निकाला हुआ था, ए स्क्वायर वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एक्स वन। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, एक लाइन में कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई आएगा, और इसका रिवर्स कर दोगे माइनस वन अपॉन कर दोगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? ये हम तो लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? फॉर्मूला हमारे पास है ये y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि कई बार हम फॉर्मूले नहीं याद कर पाते, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारा नॉर्मल की इक्वेशन है वो आ जाएगी ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। ओके, तो बिल्कुल इजी है, आप चाहें तो याद करें या ना याद करें, फ्री हैं आप उसके लिए, क्योंकि टेंजेंट की हमें पता है तो नॉर्मल की इजीली एक से आधे मिनट के अंदर आ जाएगी। तो ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में। दूसरा जो है वो स्लोप फॉर्म में देख लेते हैं। सेकेंड है स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म मतलब एम के फॉर्म में हमें चाहिए। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कोई लाइन, ये हमने पढ़ा था ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई लाइन अगर हाइपरबोला को टच करती है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट डे सर्कल के साथ ही बात की हुई थी, तो वही सेम है। तो सी की वैल्यू यही आ जाएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस। और अगर सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो ये लाइन जो थी सिंपल लाइन वो टेंजेंट बन जाएगी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी स्लोप फॉर्म में। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा फॉर्मूला? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। अब तीसरी जो है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का भी लिख लेते हैं। थर्ड हो जाएगा हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं
ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ये x1 y1 का काम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में क्या होती थी, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर, y इंटू y1 की वैल्यू बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये a से a और b से b कट कर दे, बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा इक्वल टू ए बी। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा थीटा के टर्म में, नॉर्मल का स्लोप निकाल देंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेते हैं, इसका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सारी चीज़ें हम वहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में भी जान चुके हैं। उसमें ये बताया गया था हमको कि कोई भी अगर हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ही वो हाइपरबोला से या इलिप्स से हमने पढ़ा था, तो इलिप्स से जैसे ही टच करेगी तो रिफ्लेक्ट होके वो दूसरे फोकस से पास हो गया। अगर पहले फोकस से ही आ रही है तो ये दूसरे फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ये हमें क्या काम आने वाली, जैसे मान लिया हमें एक फोकस से कोऑर्डिनेट पता है और लाइन पता है, तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा कि भाई वो जो लाइन की इक्वेशन है, हो सकता है उसमें किसी एक पॉइंट की ज़रूरत पड़े, तो हमको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट जो है वो दूसरा फोकस हो जाएगा जहाँ से वो पास करेगा। तो लिख लेते हैं द टेंजेंट एंड नॉर्मल, द टेंजेंट एंड नॉर्मल at any point of hyperbola bisect the angle between the focal radii, ठीक है। और यही जो प्रॉपर्टी है, ये जो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को डिनोट करती है। आपको याद होगा रिफ्लेक्शन में आपने क्या किया होगा, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, आई और आर। तो वही ये कह रहा है कि फोकल रेडियाई के मिड के एंगल को जो है वो बाइसेक्ट करेगी, यानी इक्वल में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं इस तरीके से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एन इनकमिंग लाइट रे aim towards one focus is reflected from the outer surface of hyperbola
टूवर्ड्स द अदर फोकस। एक फोकस से अगर इंसिडेंट रे जा रही, सीधी सी बात अगर करें हम, ये सब लिखने उखने की तो बात अलग है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि अगर, इसमें भी पढ़ा था और उसमें भी पढ़ा था कि पैराबोला में भी यही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थी। उसमें ये था कि कोई भी एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाएगी तो वो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। यहाँ पर दो फोकस है, इलिप्स और हाइपरबोला में दो फोकस है जिनको फोकाई बोलते हैं। एक से अगर इंसिडेंट रे पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से ज़रूर पास करेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद इलिप्स और हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी मिली जुली यहाँ पर है कि अगर इलिप्स और हाइपरबोला की फोकाई जो है वो सेम हो जाए, मतलब सेम फोकाई इलिप्स की भी हो, वही सेम फोकाई हाइपरबोला की हो, तो ऐसे टाइम पे उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि कई बार क्या होगा, हमें फोकाई दोनों की निकाली, इलिप्स की निकाली और फोकाई हमने दूसरे हाइपरबोला की निकाली, और अगर वो दोनों इक्वल आ गई, दोनों की फोकाई सेम हो गए, इसको बोलते हैं कनफोकल, सेम फोकल पे हो गए, सेम फोकाई हो गए, तो उनका, इसका मतलब है कि वो दोनों इलिप्स और हाइपरबोला एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला है, if an ellipse and hyperbola have the same foci, if an ellipse and hyperbola have same foci, they cut at right angle at any of their common point. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर एक एलिप्स और एक हाइपरबोला की फोकाई सेम आ गई, इसको हम कनफोकल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं, ये कनफोकल बोल देंगे। तो देखा, एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कनफोकल, तो इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और करके चाहो तो आप ऐसे भी लिख लो, एलिप्स एंड हाइपरबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कनफोकल। कनफोकल का मतलब सेम फोकाई। देन दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑर्थोगोनल का ही दूसरा नाम क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन में यूज होगा कि जब भी कभी वो कनफोकल बोलेंगे, इसका मतलब है वो बताना चाहते हैं कि वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी। अब आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी,
एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है? एसिम्पटोट्स का मतलब भी लिख लेते हैं, इनका दूसरी मीनिंग इनकी क्या होगी। इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट। ये टेंजेंट ही होती है, बस ये इनफाइनाइट पे जाकर टच करेंगे तो इनको क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला का मतलब ही है इनफाइनाइट टेंजेंट। एक ऐसी टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट या एसिम्पटोट्स। तो इनफाइनाइट टेंजेंट नाम सुन के समझ में आ जाएगा कि भाई एक ऐसी टेंजेंट, तो इसलिए इसको नाम सुन के समझ में ना आए तो डरावना नाम रख दिया गया, तो उसका नाम हो गया एसिम्पटोट्स। ठीक है ना। एसिम्पटोट्स कई जगह आएगा, अभी इम्पॉर्टेंट है कि बताइए इसका क्या एसिम्पटोट्स है। कोई एक कर्व दिया होगा उसका एसिम्पटोट्स पूछा जाएगा। तो एसिम्पटोट्स का सिंपल मतलब क्या है कि इनफाइनाइट टेंजेंट, एक ऐसी टेंजेंट जो उस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे, जहाँ पर कोई देख के नहीं आया वहाँ पर जाके टच करे, उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, if the length of perpendicular from a point on hyperbola to a straight line tends to 0 as the point of hyperbola moves to infinity along the hyperbola, the straight line is known as asymptotes। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी उसको हम क्या बोल देते हैं? एसिम्पटोट्स। इक्वेशन ऑफ अगर हाइपरबोला हमको गिवन है, पहले मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर कहाँ से आया उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूले इसके क्या है। एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या होगा? एसिम्पटोट्स का जो फॉर्मूला है वो है, अगर हमारे पास कर्व जो है वो गिवन है, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। then its equation of asymptotes of hyperbola, then its equation of asymptotes of hyperbola is, देखिए हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कांस्टेंट का। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट 1 दिया है तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। तो अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे सामने गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला सीधे सीधे बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे दो मिलेंगे इक्वेशन। भाई देखिए एसिम्पटोट्स या इनफाइनाइट लाइन जो है वो है तो एक लाइन है, और लाइन की हमेशा इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में तो आ नहीं सकती, लाइन तो एक्स और वाई में आएगी। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू
वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी अपॉन ए और मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये दो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे मिल जाएंगे, एक वाई इक्वल टू प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स और एक मिल जाएगी वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। ये दो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हमको मिलने वाली है अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये गिवन है तो। ठीक है, हाइपरबोला को अगर हमें डिनोट करना है किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो देखिए अगर हमने लेट कर लिया कि भाई हमारे पास ये हमारे पास हाइपरबोला गिवन है और उसका हमें एसिम्प्टोट्स बताना है, तो एसिम्प्टोट्स कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एसिम्प्टोट्स। एक ये लाइन हो जाएगी जो यहाँ से पास करेगी कुछ ओरिजिन से पास होते होते, और एक लाइन ये हो जाएगी, ये भी ओरिजिन से पास करेगी। यही एसिम्प्टोट्स है। तो ये है y इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स और ये y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और ये एंगल जो है वो थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। तो इसको अगर आप y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू टेन थीटा होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन ए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b अपॉन ए। तो अगर दोनों एसिम्प्टोट्स के मिड का एंगल चाहिए तो ये तो टू थीटा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा, ये एक और फार्मूला बन गया, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स टू थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो क्योंकि लिखा है ना टेन थीटा बी अपॉन ए, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये एक और फार्मूला बन गया कि अगर हमें एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स चाहिए तो टू थीटा हो जाएगा टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो उसके एसिम्प्टोट्स और जो हाइपरबोला है और एसिम्प्टोट्स जो है उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डिफरेंस ही हमको एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला निकाल देगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया हमें कोई भी हाइपरबोला गिवन है तो हमें उसका एसिम्प्टोट्स निकालना है, तो हम एक नया कांस्टेंट के साथ एक एसिम्प्टोट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसमें कुछ ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे उन्होंने दे दिया कि भाई ये जो है वो कांस्टेंट है और ये पास करता है किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट से पास करा देंगे उसको। बात क्लियर हो रही है? तो ये एसिम्प्टोट्स है, और एसिम्प्टोट्स के मिड का एंगल निकालने का ये फार्मूला हो गया। और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है वो ये है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। अब ये तो हमने डायरेक्ट अभी फार्मूला लिखा है, ये आया कैसे, तो ये हमने पहले कभी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किया हुआ है उसी से आया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट सा, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, कि अगर कोई ऐसी लाइन जिसके दो रूट्स मिले और वो इन्फिनिटी हो, तो ऐसी क्वाड्रेटिक कौन सी होगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो हमने पढ़ा है हमेशा जो है वो क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन होती है वो हमेशा दो रूट्स देती है, तो वो दो रूट्स इन्फिनिटी हो जाए ऐसी क्या प्रॉपर्टी होगी क्वाड्रेटिक। तो देखिए मैं उसके बारे में बात लिख देता हूँ, वो आप लिखें और ध्यान से समझें इसको लिख लेंगे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके, क्योंकि वो आइडिया होगा तभी हम उसके आगे का काम कर सकते हैं। If a quadratic has two infinite roots, टू इनफाइनाइट रूट का मतलब क्या है कि अल्फ़ा जो है वो भी इन्फिनिटी को टेंड करे और बीटा जो है वो भी इन्फिनिटी को
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसके दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा है और ये दोनों रूट्स इन्फिनिटी पे हों, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो भी 0 होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ x ये भी 0 होना चाहिए। मतलब ये a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कोई ऐसी क्वाड्रेटिक मिले जिसमें a भी 0 और एक जो कांस्टेंट b है वो भी 0 हो। तो इस तरह के जो भी जितने भी मिलेंगे उनमें जो रूट्स मिलेंगे वो इन्फिनिटी ही मिलेंगे, तो इन्फिनिटी पे वो टेंड करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको इसका आइडिया होगा तो फिर आप जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं एसिम्प्टोट्स का, जो हमने देखा अभी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लेते हैं, वो कहाँ से आया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात करता हूँ कि सपोज करिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है y इक्वल टू 3, ये इन्फिनिटी पे कितनी बार टच करेगी, y इक्वल टू 3 कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये हम ये ऐसे ही तो मान सकते हैं कि ये जाके इन्फिनिटी पे जाके टच किया होगा। अब यहाँ पर तो हम इन्फिनिटी को दिखा नहीं सकते, तो ये एक ऐसी लाइन हम मान सकते हैं जो जिसके रूट्स इन्फिनिटी होंगे। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट जो है वो एक्स स्क्वायर और जो है वो दोनों 0 है, सिर्फ कांस्टेंट हमको मिल रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जब दोनों आप 0 करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसके रूट्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेंगे। अब जैसे हमारे पास जो ये फार्मूला आया है, ये किस टाइप से आया होगा, इससे हम ये कैसे पहुँचे होंगे, ये वाला जो एक दिया हुआ है हमारे पास, इस हाइपरबोला से हम यहाँ तक कैसे आए, कि 1 की जगह पे 0 कैसे आ गया। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। हमने कोई एक लाइन, जैसे आपको याद होगा टेंजेंट का जो कंडीशन होती थी कि अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट हो तो हमने लिख लिया ये टेंजेंट ना होके एसिम्प्टोट्स है। बात वही टेंजेंट की होगी, मेथड वही टेंजेंट का ही होगा कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी टेंजेंट होती थी तो हम क्या करते थे, y की वैल्यू यहाँ पर उठाते थे और यहाँ पर पुट कर देते थे और x में एक क्वाड्रेटिक बना लेते थे। तो यहाँ पर हम जब x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती थी वही पूरा प्रूफ एसिम्प्टोट्स का भी है, ऐसे ही उसमें भी करते थे। होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम सी और इनटू में क्या हो जाएगा x और कांस्टेंट क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। अब ये एक x में क्वाड्रेटिक आ गई तो हम क्या करते थे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और 0 कर देते थे। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 करते थे तो हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव हो जाता था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कौन सा प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं एसिम्प्टोट्स का प्रूफ कर रहे हैं कि एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन जो है, एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन है वो कैसे आई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि एसिम्प्टोट्स क्या है, एसिम्प्टोट्स जो है वो दो इनफाइनाइट लाइन है, दो टेंजेंट्स हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पर
कि अगर कोई क्वाड्रेटिक होती है और उसके दो रूट्स इन्फिनिटी पे टेंड करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ज़ीरो करना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ज़ीरो करना है। एक की वैल्यू ज़ीरो करनी है और बी की वैल्यू ज़ीरो करनी है। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ये पूरी की पूरी ए की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये कि ये जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो एसिम्प्टोट्स का काम कर रहा है। तो दोनों रूट जो है वो अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी पे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी एन एसिम्प्टोट्स, अगर ये एसिम्प्टोट्स है देन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन वन, ये जो इक्वेशन वन है, देन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन वन मस्ट अप्रोच इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा और इन्फिनिटी पे अगर अप्रोच कर रहा है तो कंडीशन क्या होती है, a इक्वल टू ज़ीरो और b इक्वल टू ज़ीरो। किसके लिए, जब हमें कोई क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो गिवन हो। तो यहाँ पर a ये है और b जो है वो ये है। हमने इसको कैपिटल में लेट कर लिया क्योंकि स्मॉल में इसका यूज़ हुआ है। तो कैपिटल a की वैल्यू जब ज़ीरो किया हमने तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस बी अपॉन ए। और एक कांस्टेंट b जो है वो उसको ज़ीरो किया। ये a इक्वल टू ज़ीरो करने से हमको स्लोप मिल गया। b इक्वल टू जैसे ही ज़ीरो करेंगे तो b क्या है, 2a स्क्वायर एम इंटू सी, ये ज़ीरो कर दे। तो देखो a ज़ीरो नहीं हो सकता, क्या 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 ज़ीरो इसमें हो सकता है, क्या इसमें a ज़ीरो हो सकता है क्या, अगर a ज़ीरो हो गया, a की वैल्यू ज़ीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो फिर तो पैरा वो जो हाइपरबोला है वो पॉसिबल ही नहीं। क्या m ज़ीरो हो सकता है, m ज़ीरो हो गया तो लाइन ही नहीं बनेगी जो एसिम्प्टोट्स बनाएगी। तो बचा क्या हमारे पास, तो फिर c जो है इससे हमें क्या मिलेगा कि कांस्टेंट c जो है वो ज़ीरो हो गया। तो जो एसिम्प्टोट्स थी, देन गिवन एसिम्प्टोट्स, जो गिवन एसिम्प्टोट्स था वो क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और m की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो इससे दो लाइन्स हमको मिल गई। एक कौन सी लाइन मिली, y इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। और एक हम लिख सकते हैं y माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। दो लाइंस की अगर अलग अलग इक्वेशन मिल गई है और इनकी कंबाइंड इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसी भी दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, उन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो और ज़ीरो के इक्वल कर दो। तो y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए और दूसरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गया, कंबाइंड इक्वेशन बल्कि इसको बोल सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारा ये आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें,
एक प्रॉपर्टी इसमें और है, इसमें यह है कि अगर कोई हाइपरबोला हो और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो तो उसके एसिम्प्टोट्स जो है वो अलग अलग नहीं आते। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके आप यहाँ पर लिख लें, a hyperbola and its conjugate hyperbola have the same asymptotes. A hyperbola and its conjugate hyperbola have same asymptotes. एक हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स हमेशा सेम होंगे। ये हमारे पास हाइपरबोला हो गया और ये उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। इनके जो एसिम्प्टोट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। ये जो है वो एसिम्प्टोट्स है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो एक बात और करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या था, हमने पढ़ा था उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ी सी बात रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंडीशन हमने क्या लिखी हुई थी कि अगर ए और बी दोनों इक्वल, देन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में पढ़ा, अभी ये हमने एसिम्प्टोट्स के एंगल का पढ़ा कि 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है। तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, किसके एसिम्प्टोट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा। फॉर्मूला भी हमने देखा, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, ए और बी दोनों इक्वल है। ए और बी अगर दोनों इक्वल है तो फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए, और बी और ए दोनों इक्वल है तो 2 tan इनवर्स ए अपॉन ए यानी कि 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री हो गया। तो 2 इंटू पाई बाई 4 यानी कितना हो गया, पाई बाई 2। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो एसिम्प्टोट्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेंगे। द एसिम्प्टोट्स ऑफ
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला the asymptotes of rectangular hyperbola are perpendicular। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर हमने भी देखा कि ये जो है वो दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए एक और इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक फॉर्म और है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का फॉर्म होता है। अगर इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारे पास, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ए और बी की वैल्यू सेम है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया यहाँ पर ऊपर। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या होगा, ए और बी सेम होने वाले हैं, तो y इक्वल टू जो इसका एजिम्टोट्स है वो क्या आएगा, इसका एजिम्टोट्स y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू वैसे होता है b अपॉन ए इंटू एक्स, लेकिन अब b और a दोनों सेम है तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और दूसरा जो है एजिम्टोट्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि b और a कट हो जाएगा, क्योंकि a और b तो इक्वल है। ये तो गिवन है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात हो रही। तो ये हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर हम रोटेट कर दें 45 डिग्री, मतलब सॉरी ये एजिम्टोट्स को अगर हम देखिए, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 45 डिग्री हो गया भाई। y इक्वल टू एक्स जो है उसको y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1, तो थीटा 45 हो गया। इसी 45 डिग्री से जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये जो एजिम्टोट्स है ये क्या बन जाएगा, जो ये x और y एक्सिस है, तो ये एजिम्टोट्स जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये y एक्सिस बन जाएगा। और ये जो हाइपरबोला है ये और थोड़ा सा बेंड होके ऊपर आ जाएगा, तो ये जो है बेंड होके किस टाइप से बन जाएगा, मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको जैसे ही हमने 45 डिग्री पे रोटेट किया तो ये अब हमारे एजिम्टोट्स बन गए एक्स और वाई, और ये हाइपरबोला कुछ इस टाइप से बन गया ये। तो ये भी एक फॉर्म होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ये किसकी फॉर्म है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, जब हमने एजिम्टोट्स को 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना बन गया, जो एजिम्टोट्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। तो ये जो है एक नया हाइपरबोला हमको मिल गया। तो आपको याद होगा इस तरह का जो ग्राफ है, इस तरह ग्राफ आपको याद होगा कि ये वाली ग्राफ कौन शो करता है, ये y इक्वल टू 1/x वाले कर्व जो होते हैं स्टार्टिंग में बताए गए थे, तो ये y इक्वल टू 1/x इसी टाइप के कर्व होते हैं, तो यानी xy इक्वल टू 1। तो ये जो कर्व होता है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो दूसरा फॉर्म होता है वो xy इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म होता है। c जो है वो कोई एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे xy इक्वल टू 1 है, उसी तरीके से xy इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अनदर फॉर्म क्या हो जाएगा, अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। एक एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, सी कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तो मिल जाएगा हमको। हमें ये ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो फॉर्म होते हैं, एक एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक दूसरा कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा वाला तो हमें पता ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता ही है, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो इक्वेशन होते हैं, एक एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, सी जो है वो कोई एक कांस्टेंट है,
और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बार जेई में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था कि उन्होंने कहा था कि भाई इस एक इसेंट्रिसिटी कर्व की बतानी थी और वो कर्व कुछ इस टाइप का दिया हुआ था। क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या था। द इसेंट्रिसिटी of curve y equal to x plus 1 upon x plus 2, इसकी इसेंट्रिसिटी पूछी गई थी और ऑप्शन में गिवन थी √3, 1/2, √2 और d नल। तो देखिए ये फॉर्म जो है, अब ये देखने में तो नहीं लगेगा ना तो ये सर्कल है, ना पैराबोला, ना इलिप्स, ना हाइपरबोला। तो अभी हमने जो पढ़ा ऊपर ये लिखा हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, कुछ इसी टाइप का फॉर्म इसको बनाना पड़ेगा। अगर ये इस टाइप की फॉर्म बन गई तो फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, √2 होती है। कैसे √2 होती है भाई? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए से ए कट हो जाएगा तो 1 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो अब हमें इस इक्वेशन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स वाई और एक्स को एक साथ कर लेते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स और 2y माइनस 2 कर लेते हैं और एक 1 को इधर भेज देते हैं, क्योंकि 2y माइनस 1 था, हमने माइनस 2 किया। तो माइनस 2 करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा, तो 1 बोथ साइड ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया। जैसे ही 1 ऐड किया तो देखो ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, x कॉमन लिया y माइनस 1, 2 कॉमन लिया y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये x प्लस 2 हो गया और ये y माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये देखो ये जो फॉर्म दिख रही है हमको, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है और ये c स्क्वायर है, तो ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म हो गया। और ये कौन सी फॉर्म है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमेशा हमें याद रखनी है, क्या होती है, √2। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, कि सेंट्रिसिटी जो है वो √2 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा √2। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार ऐसे ही क्वेश्चन और पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि भाई एसिम्प्टोट्स गिवन है, आप बताइए कि इसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी। क्वेश्चन था कुछ इस टाइप का, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विद एसिम्प्टोट्स। इसके जो एसिम्प्टोट्स हैं उनकी इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 2। ये दो एसिम्प्टोट्स गिवन है और पूछा गया है कि इसकी इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की क्या होगी। एसिम्प्टोट्स का मतलब लाइन ही तो होगी भाई, दो लाइन है, दो टेंजेंट है जो इन्फिनिटी पे कट कर रही है, तो उनकी लाइन की इक्वेशन तो ऐसी फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो अब पूछा गया है कि इनके जो है वो इसेंट्रिसिटी क्या होगी, और हमें हाइपरबोला की इक्वेशन पता ही नहीं है कि क्या है। तो जब तक हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं पता है तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। हमने अभी ऊपर एक पॉइंट यहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर परपेंडिकुलर, ये लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके।
कि जो एजिम्पटोट्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एजिम्पटोट्स हमको गिवन है तो हम चेक कर लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक दूसरे के लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो। अगर वो परपेंडिकुलर हो गए तो इसेंट्रिसिटी √2 हो जाएगी, फिक्स है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप निकालोगे तो आएगा -3/4 और इसका स्लोप निकालोगे तो आएगा 4/3। दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल हो गया। तो एजिम्पटोट्स क्या हो गया, एजिम्पटोट्स परपेंडिकुलर हो गए। देन हाइपरबोला कौन सा हो गया, फिक्स हो गया। हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया तो उसकी इसेंट्रिसिटी भी फिक्स हो गई। इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। तो आंसर आ गया हमारा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार और पूरा कॉन्सेप्ट देखें, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बताएं मुझे। ओके, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो करते हैं।